नमस्कार मित्रों। लोकनाट्य स्वांग भाग 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2 भागों में हमने लोकनाट्य स्वांग, उसकी परंपरा, उसके अर्थ आदि विषयों पर प्रकाश डाला और आज हम लोकनाट्य स्वांग का साहित्य में उल्लेख एवं अन्य जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो इस ऑडियो लेक्चर एवं ऑडियो बुक श्रृंखला में पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और इसका जो आधार ग्रंथ है इस लेक्चर का, वो मेरी पुस्तक भारतीय लोकनाट्य स्वांग एक अध्ययन बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि में इस पर आधारित है। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे डॉक्टर बलभद्र तिवारी द्वारा लिखित राई और स्वांग, अग्रवाल रामनारायण द्वारा लिखित संगीत एक लोकनाट्य परंपरा, कपिलावात्स्यायन द्वारा रचित पारंपरिक भारतीय रंगमंच, श्रीमती गायत्री वाजपेयी द्वारा लिखित बुंदेली लोकनाट्य स्वांग बुंदेली दर्शन पत्रिका, राजा राम शास्त्री हरियाणा का लोक साहित्य, डॉक्टर मधानता ओझा की पुस्तक नाटक नाट्य चिंतन, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित पुस्तक परंपराशील नाट्य, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित भारतीय नाट्य साहित्य आदि महत्वपूर्ण पुस्तकों एवं शोध पत्रिकाओं और ग्रंथों पर ये व्याख्यान आधारित है। तो बंधुओं, शुरू करते हैं। स्वांग का साहित्य में उल्लेख। लोकनाट्य की प्रस्तुत शैलियों में स्वांग का विशेष स्थान है। स्वांग की परंपरा कितनी प्राचीन है इस संबंध में निर्णायक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु स्वांग के संबंध में कालिदास, सिद्ध कण्हप्पा, गोरखनाथ, कबीर, जायसी, गुरु नानक, रसखान, संत तुकाराम आदि के साहित्य में संकेत अवश्य मिलते हैं। उन्होंने डोमनी के आवाहन गीत में स्वांग का जिक्र इस प्रकार किया है: नगर बाहिरे डोंबी तोहारी कुड़िया छई छोई जाए, सो ब्रह्मा नाड़िया आलो जोवी, तोय सम करिब या सांग निधि कन्हपाली जोई लाग, एक पद सो पद्मा 64 पाखुण ते ही चढ़ी नच डोंबी बीपुड़ी। ये वर्णन वज्रयानियों की योग तंत्र साधना से संबंधित है। जैमिनी के साथ स्वांग करने का आह्वान उस काल की स्वांग शैली को प्रमाणित करता है। हे पुतरिया, अब डोम आ गया है जो तेरे साथ स्वांग करेगा। डोमनियों के स्वांग का प्रचार आज भी उत्तर भारत में प्रचलित है। ये डोमनियों का नाटक स्त्रियों के मध्य होता है। इस नाटक में डोमनियां ही पुरुष वेश को धारण कर पुरुष पात्र का अभिनय करती हैं। यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह है कि डोम जाति का व्यवसाय ही मूल रूप से स्वांग करना है। जिस प्रकार उत्तर मध्य भारत में नट का मूल व्यवसाय रूप भरना है, उसी प्रकार कश्मीर आदि जगहों पर भांड का व्यवसाय नाटक करना है। लोक नाटक में प्रचलित भांड का रूपक में भाण नामक उल्लेख मिलता है। स्वांग को प्रायः समस्त प्रमुख कवियों ने भिन्न भिन्न संदर्भों में चर्चित किया है। प्राचीन उपलब्ध साहित्यों में स्वांगों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या 15वीं शताब्दी के प्रारंभ तक स्वांग का प्रदर्शन जन को अपनी ओर आकर्षित करने में पूर्णतः सफल हो गए थे, या उन्होंने सफलता प्राप्त की थी लोकजन को अपने में आकर्षित करने हेतु। कबीर युग में स्वांग का प्रचार प्रसार था।
कबीर ने कथा सुनने में निद्रा प्रेमियों को बहुत ललकारा है और उसमें स्वांग का भी जिक्र किया है। एक उदाहरण दृष्टव्य है। कथा होए तहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचारा रे, वक्ता मूड पचाया रे, होत जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। अर्थात जहाँ भजन, सत्संग, कथा, कीर्तन आदि होते हैं वहाँ तेरा मन बिल्कुल नहीं लगता, और जहाँ पर स्वांग तमाशे होते हैं वहाँ तेरा मन कभी नहीं भरता। कबीर दास के समय में स्वांग एवं तमाशा का इतना अधिक प्रचार प्रसार हो रहा था कि साधु महात्माओं के आदेश का भी अनुपालन नहीं होता था। कबीर ऐसे निद्रा प्रेमी श्रोताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। अनेक जगह कबीर ने लोक नाट्य के सूत्रधार के अर्थ में बाजीगर शब्द का प्रयोग किया है और उनके द्वारा स्वांग रचाने का भी जिक्र किया है। एक स्थान पर वह लिखते हैं, बाजीगर डंक बजाई, सब खलल तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला, अपने रंग खे अकेला। एक अन्य स्थान पर उन्होंने संसार को भी ऐसा ही बाजीगर का खेल माना है। अब हम जानिया हो हरी बाजी का खेला, हुक बजाए दिखाए तमाशा, बहुरी हेलत सकेला। कबीर की रचनाओं में अनेक ऐसे उदाहरण दृष्टव्य हैं, उपलब्ध हैं, जहां स्वांग, तमाशों और नट का संदर्भ हमें मिलता है। कहे कबीर नट नाटक था क्यों, मंदला कौन बजावे। अथवा एक और अगर हम देखें, भेष अनेक एक धूं कैसा, नाना रूप धरे नट जैसा। यहाँ जायसी ने भी स्वांग का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ भेजने के लिए एक वैश्या को आमंत्रित किया, जिसने जोगिन का सफल स्वांग किया और उसे दूती बनाकर चित्तौड़ भेजा। जायसी के पद्मावत के बादशाह दूती खंड की ये पंक्तियां दृष्टव्य हैं, जो ये सशक्त प्रमाण देती हैं। पातुरी एक हुति जोगी स्वांगी, पातुरी एक हुति जोगी सवांगी, साह अखोर हुई ओही मांगी, जोगिन भेष बियोगिन कीन्हा, सींगी सबद मूल तत लीन्हा, पदमिन पह पठई करी जोगिनी, बेगी आनु करी बिरह वियोगिनी। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जायसी के समय स्वांग करने वालों में केवल पुरुष ही नहीं थे, अपितु स्त्रियां भी स्वांग करती थीं। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि स्वांग में स्त्रियों की परंपरा बहुत बाद में नहीं आई, अपितु परोक्ष अपरोक्ष रूप में स्त्रियां स्वांग में भाग लेती थीं और वो स्वांग में निपुण होती थीं। संभवतः वैश्याएं इस कला में निपुण मानी जाती थीं। कुछ विद्वानों के मतानुसार स्वांग व तमाशा सबसे ज़्यादा अश्लील लोक नाट्यों की श्रेणी में गिने जाते हैं। सज्जन एवं मर्यादापूर्ण व्यक्ति इनका प्रदर्शन देखना उचित नहीं समझते थे। उछल कूद कर गर्हित श्रृंगार का आदर्शनीन प्रदर्शन इन नाट्यों में किया जाता है। फलस्वरूप इनके आयोजन से सामाजिक जीवन में पशु प्रवृत्तियों के उभरने की अधिक आशंका रहती है। यही कारण है कि कबीर, तुकाराम और कण्हप्पा जैसे समाज सुधारकों ने स्वांग और तमाशा पर घोर विरोध किया है और कटाक्ष किया है। गुरु नानक देव तो समस्त संसार को ही स्वांग मानते हैं, जिसके अनुसार मंच का व्यवस्थापक स्वयं ईश्वर है, और रसखान ने भी स्वांग कला का उद्धरण किया है। भक्तो जो ही मेरी रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। इसी तरह मध्यकाल में स्वांग की जिस परंपरा को काव्य और नाटक में स्थान मिला,
वो सुदूर अतीत में लोक नाट्य परंपरा का एक विकसित रूप है। औरंगजेब के समय में स्वांग को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता रहा है। सन 1685 में रचित उनके समकालीन कवि मौलाना गनीमत की मसनवी नौरंगे इश्क में स्वांग को विस्तार से समझाया गया है। नौरंगे इश्क में स्वांग भरने वालों को भगतबाज कहा है। तो श्री जगदीश चंद्र माथुर का कथन है कि औरंगजेब के समय में मौलाना गनीमत के सांग या नकल के अभिनय के त्योरेवार वर्णन अतिरिक्त दिल्ली के आसपास उन सांगों का बहुत प्रचार प्रसार था और इनमें प्रेम कथाओं के अभिनय के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक चरित्रों और व्यवहारों पर भी छींटे कसी होती थी। मुकसल पेशे पेशाएवा तर्जे अंदाज मुशाविद सीस्तावा नगमो साज बाइल्मे रक्स ओ तकदीद ओस्तावा मुरीद खातिर इशरत नाजादा हम खुश रहें जगह नैया परदाज बहरफ इस्त लहे माँ भगत बाज गहे बरदो गहे जन गहे फिलनक गहे सन सियाने यूं परीशा गहे इस्जामा मियाने अहल इमा गहे दर गुरबतो गाहे वशंत्री गहे कश्मीरी वो गाहे फिरंगी। आज शरह में अजब किस्म के लोग आए हैं। आज शहर में अजब किस्म के लोग आए हैं जो एक नाजो अंदाज के साथ नकलें करते हैं और नगमों साज के साथ सौबदें अर्थात खेल दिखाते हैं। उनकी आवाज़ मीठी रसीली है। ये नाच और नकल के उस्ताद हैं। हमारी ज़ुबान में इनको भगतबाज कहते हैं। ये कभी मर्द, कभी औरत, कभी बच्चे, कभी बढ़े की नकल करते हैं तो कभी बूढ़े बन जाते हैं तो कभी परेशान सन्यासी भी बन जाते हैं। कभी मुसलमान, कभी कश्मीरी तो कभी फिरंगी का रूप धारण कर लेते हैं। प्रस्तुत मसनबी के माध्यम से स्वांग की ख्याति और उसकी प्राचीनता का उल्लेख मिलता है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वांग, सांग या सांगीतकों का प्रदर्शन अतीत काल से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होते रहे हैं। संस्कृत नाट्य कालीन युग में भी ये शैली विद्यमान थी। धार्मिक उत्सवों एवं सामाजिक पर्वों पर मंदिर के आंगन, चौपाल या जमीन पर ही छोटा सा मंच बनाकर ये शैली पीढ़ी दर पीढ़ी लोक रंजन का महत्वपूर्ण साधन बनी। स्वांग का मंच के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब इसकी प्रस्तुति मंच पर की जाती है, वास्तव में तभी इसे स्वांग की संज्ञा दी जाती है। इसका मंच साधारण होता है, जो प्रायः मार्ग मंच से कुछ हटकर है। इसके निर्माण में नाट्यशास्त्र में वर्णित रंगमंडप, उपविधान, विकृष्ट, चतुरस्र, त्रयस्र एवं उनकी माप ज्येष्ठ, मध्यम एवं अवर या कनिष्ठ आदि का ध्यान नहीं दिया जाता है। यह न पर्दे का विधान है न दृश्यों का। पात्र स्वयं अपनी भाषा एवं संवादों द्वारा दर्शकों को कल्पना लोक में दृश्यों का निर्माण करता है। बिना किसी पर्दे अथवा दृश्य के भी सामान्य जन अपने कल्पना लोक में ही समुद्रों की तरह घूमता है, आकाश मार्ग में विचरण करता है, उद्यान और वन उपवनों में भी भ्रमण करता है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिसे वो अपने शब्द जाल के द्वारा तैयार ना कर सके। और इस श्रृंखला के लोकनाट्य स्वांग में हम अंतिम जो डिस्कस करते हैं वो इसका महत्वपूर्ण एक बिंदु है, स्वांग में साधारणीकरण की पराकाष्ठा। तो इसको समझते हैं। वास्तविक रूप में स्वांग में दृश्य और श्रव्य एकाकार हो जाते हैं। दृश्य और श्रव्य आपस में मिल जाते हैं। वहाँ सभी अभिनेता हैं
और सभी दर्शक। यही कारण है कि अभिनय के मध्य किसी के नृत्य अथवा संवाद से प्रसन्न होकर जनता अभिनेता को संबोधित करती रहती है। अभिनेता और दर्शकों में परस्पर वार्तालाप भी चलता रहता है। वहाँ ना नेपथ्य का झंझट है और ना किसी दृश्य का। अभिनेता अभिनय के मध्य मंच पर रखे हुए हुक्का बीड़ी का एक घूंट भी भर लेता है और ताज़ा दम हो जाता है। दर्शकों द्वारा रुपया भेंट किए जाने पर अभिनय रोक कर दाता की तारीफ व धन्यवाद भी दिया जाता है। लेकिन इन सब पर ये समस्त जो प्रक्रिया है उससे दर्शकों की रसानुभूति में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होता है। भरत मुनि का साधारणीकरण का सिद्धांत यहाँ पूर्ण रूप से लागू होता है। शायद यही कारण है कि स्वांग में कोई भी रस विधान पूर्ण नहीं होता है, जबकि सभी रस आपस में मिल जाते हैं। दर्शक स्थान पर डटे हुए रहते हैं और स्वांग धीरे धीरे अपनी चरम परिणति पर पहुंच जाता है। लोग तभी सचेत हो जाते हैं जब अभिनेता जयघोष के साथ स्वांग समाप्ति की सूचना देता है। स्वांग पर एक गंभीर आरोप लगाया जाता है कि उसमें अभिनय और दृश्यों का अभाव है। स्वाभाविकतावादी लोगों की ओर से यह और भी गंभीर रूप से कही जाती है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में दृश्य के दुष्यंत के प्रवेश के समय धरती पर कम व आकाश मार्ग में अधिक दौड़ते हिरण रथ का पीछा करते दुष्यंत का अभिनय किस प्रकार किया जाएगा? क्या भरत मुनि द्वारा वर्णित किसी भी रंगमंडप पर हिरण का पीछा करते रथ का प्रदर्शन संभव है? वो तो दुष्यंत के हाव भाव एवं अभिनय द्वारा ही संभव है। इसी तरह शाकुंतला का अपनी सखियों के साथ वन उपवन में पुष्प संचय, भ्रमण आदि का प्रदर्शन भी संवाद एवं अभिनय के द्वारा ही संभव है। फलस्वरूप खुले मंच पर बिना किसी प्रत्यक्ष दृश्य के भी केवल वर्णन से ही सब दृश्यों की कल्पना में दृश्यांकित करता है। और मूल रूप से जो स्वांग है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ही होती है उसका प्रतीकात्मकता, उसकी लौकिकता, उसकी रंजकता, उसका माधुर्य और उसमें रसों का समावेश। तो बंधुओं, हमने विविध क्रम जो हैं लोकनाट्य के, उसके माध्यम से आज हमने लोकनाट्य स्वांग, परंपरा, प्रकार, उत्पत्ति, साहित्य में उल्लेख, मंच विधान और उसमें साधारणीकरण की पराकाष्ठा आदि विषयों पर स्वांग को परखा, पढ़ा, समझा, समझने का प्रयत्न किया। मूल रूप से बंधुओं, ये बहुत महत्वपूर्ण और विविध विषय है और बहुत इसका विस्तार है। एक संक्षिप्त से लेक्चर्स में, व्याख्यान में उसको समाविष्ट करना बहुत दुरूह है, कठिन है, लेकिन इसके परिचय से हम उसके स्वरूप को समझने में हमें मदद मिलेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो बंधुओं, उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो लेक्चर और ऑडियो बुक श्रृंखला से अवश्य लाभ होगा और आप सभी ने सुना, अपना अमूल्य समय दिया और आपके पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से ये लाभदायक